नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस रखूँगा, हमेशा की तरह जो दिखाए नहीं जाते। एक नागपुर के ड्राइवर ने माफ़ी मांग ली है। उसने जो इस्लामोफोबिया को लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। गल्फ़ कंट्री से बिलखुसूस कुवैत से ख़बर आ रही है कि हिंदुस्तान की जितने भी गोश्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जो कंपनियां हैं उसको जो है पाबंदी लगाने की अपील की गई है। कुवैत में एक ट्वीट इस तरह का आया है, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। यानी कि उन पर ख़तगन लगने वाली है, पाबंदियां लगने वाली हैं। एक लड़की है 13 साल और वो अपने बाप को 1000 किलोमीटर तक साइकिल में धकेलते हुए ले जाती है और सुर्खियाँ बटोर रही है। गरीब है, उसकी भी कहानी सामने आई है। कुछ और वीडियोस हैं जो आपको दिखाना है। बहरान है मजदूरों का जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और गुस्सा भी भड़कता हुआ जा रहा है। ऐसी कुछ अहम तरीन ख़बरें नाज़रीन जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमेशा की तरह सीधी बात से जो लोग जुड़े नहीं हैं वो लोग जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ। और इसके अलावा नए अफराद जो जुड़े हैं वो अपने दोस्तों अहबाब को जोड़ें, गली मोहल्ले के लोगों को जोड़ें। सही खबर आप तक पहुंच रही है, अच्छी खबर आप तक पहुंच रही है, जुल्म के खिलाफ कोई खबर पहुंच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें हिस्सा लें, नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हमारी बात सच और सच्चाई की जो आइनादार होती है, हक़ और हकीकत की जो आइनादार होती है वो लोगों तक पहुँच सके, दूर दूर तक पहुँच सके। इदारे को भी मजबूत करना आप ही की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले वही बात करते हैं जो गोश्त के सिलसिले में मैंने आपसे कही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे बिजनेसमैन गल्फ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ शोबाजात में अलग अलग अंदाज में तिजारत करते हैं। वो चाहे किसी भी सूरत हाल में क्यों ना हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता, वो तालीमी शोबे में हो। कई स्कूल्स चलते हैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ जो वहाँ के बड़े बड़े माने जाते हैं। वो चाहे मार्केटिंग के सिलसिले में हो, जो बड़े बड़े ओहदों पर हो, या सॉफ्टवेयर कंपनी या दीगर बड़े बड़े ओहदों पर होते। उसी में से एक शोबा होता है गोश्त को इम्पोर्ट करना, बिलखुसूस हम जिसे बड़े का गोश्त कहते हैं। अरबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो बहुत बड़ी मानी जाती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, कुवैत में भी, सऊदी अरब में भी। यहाँ पे इसका गोश्त इंपोर्ट होता है। इसके ओनर हैं मिस्टर सुनील कपूर। इसके अलावा MKR फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके हैं मिस्टर मदन अबॉट। PML इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी जो इस वक्त प्राइवेट लिमिटेड है उसके भी मिस्टर YS बिंदा। अब कुवैत के रुकने पार्लियामेंट मजबल अश-शरीका अल-महामी मजबल अश-शरीका ने ट्वीट करते हुए कहा है, जो हुकूक़ इंसानी के लिए जो है लॉयर भी हैं हुकूक़ इंसानी के लिए, और ये हमेशा से मुतहर्रिक है। जब से लॉकडाउन के बाद तबलीगी जमात को निशाना बनाने के बाद मुसलमानों को लेकर के जो सूरत हाल पैदा हुई, उस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मुतहर्रिक हैं तो यही हैं। इन्होंने आज ट्वीट किया है कि जो है मैंने इस वक्त एक्सेलेंसी द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को जो है ख़त लिखा है और दरख्वास्त लिखी है और अपील करने जा रहा हूं कि वो इन तीनों कंपनियों को और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम गोश्त की कंपनियों को जो गोश्त को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाए। वजह क्या है? वजह एक तो यह कि हलाल नहीं हो सकता। दूसरी वजह यह है कि खुद इन्हीं के यहाँ पर मवेशी ज़बह करने के नाम पर मुसलमानों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है और उसको एक क्रिमिनल समझा जाता है और उनके खिलाफ केस दर्ज कराए जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से ये अपने मुल्क में इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहराते, लेकिन दूसरे मुल्कों में जो है बिल्कुल गल्फ़ कंट्रीज़ में इसको भेजा जा रहा है। अब ये गोश्त किसका है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, ज़बह हुआ या नहीं, किसी को पता नहीं है। इस वजह से जो है मैं अपील करने जा रहा हूँ कि इस पर पाबंदी आयद की जाए। ये कुवैत के रुकने पार्लियामेंट का आज का ताज़ा ट्वीट है। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो @MJ अल-शरीका अगर आप टाइप करेंगे तो आपको उनको मिल जाएगा। आप फॉलो करें, आपको पता चलेगा कि हर दिन जो है ये किस तरह से वहाँ पे जो है बिलखुसूस सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये हुकूक़ इंसानी की बात करने वाले लॉयर हैं जो पूरी तरह से जो है इस वक्त जो है वो जहाँ भी जिस मुल्क में भी हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हुकूक़ इंसानी के तमाम
जितने भी इदारे वहाँ तक पहुँचाने की भी कोशिश हो रहे हैं। आरएसएस को पाबंदी लगाने के लिए लोग लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं, और आज ये उनका ताज़ा ट्वीट है कि अब इन गोश्त फरोश इंपोर्ट करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये उनका ताज़ा ट्वीट है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये शख्स बड़ा गुस्से में नज़र आ रहा है, और गुस्सा किसके खिलाफ है? बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि जो बहरान इस वक्त है मजदूरों का, जो लाखों करोड़ों की तादाद में रास्ते पर उतर आए हैं, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है। बिला किसी प्लानिंग के अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब जो है छूट दे दिया है 4.0 नाम से लॉकडाउन में, लेकिन ना बसें हैं। बसें कोई पार्टी देना चाहती है, लेकिन ये जाने के लिए बॉर्डर नहीं खोल रहे। एक अजीब व गरीब किस्म का जो है मजदूरों का बहरान है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत के अगले 4 साल तक तो हैं, ये कह रहे हैं कि 4 साल तो हैं, वो अपनी मन मर्जी कर ले, फिर अगले इलेक्शन में देखते हैं कि इनको कौन मरकज़ में लेके आता है। यानी कि मजदूरों का ये बहरान एक बहुत ही अलग मैसेज भेज रहा है मरकज़ी हुकूमत को। आवाज़ के साथ सुनिए। 4 साल और है, जितना दिन उछलना उछल ले, फिर इसके बाद तो कोई चुनाव आएगा ही ना। ऐसी बात तो है नहीं कि चुनाव नहीं आएगा, फिर देखेंगे सरकार कैसे बना लेते हैं हम लोग को। चले नाज़रीन, एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो में जो ज़मीन में गिरा हुआ है, ये शख्स ट्रक में कुछ बेचने के लिए हिंदू अक्सरियती इलाके में जा रहा था। लोगों ने रोका, नाम पूछा और हमला कर दिया। ये ताज़ा वीडियो है, इसको भी हम आपको आवाज़ से सुनाते हैं। आप आवाज़ सुनकर के पता चल आ सकते हैं कि जो है किस तरह लोग जो है इस वक्त नाम पूछ करके जो है हमला कर रहे हैं। नसीम अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? नगी नगर। यहाँ क्या करना आए थे आप? यहाँ पे किराना सामान बेचना आए थे, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, ये सामान बेचना आए थे। क्या हुआ फिर? अब जैसे हम पीछे फेरी करते आ रहे थे, जैसे पुट्ठी में जो अगला गांव जी पुट्ठा है ये, वहाँ पे जब हम घुसते वो साजी है नहीं। पहले एक लड़का आया, लड़का आने के बाद पूछा मुझसे मेरा नाम क्या है। मैंने बोला मैं नसीम अहमद। जैसे मैंने उसे नाम बताया नसीम अहमद, तो मुझे उसने मारना चालू कर दिया। तो मुसलमान यहाँ पर क्या करना हो, समझे। मुझे मारा, मेरे पैसे थे मेरे पास 18-20 हज़ार रुपये थे मेरी, जो सुबह से 6 बजे से निकली जो दुकानदारी कर रहा था मैं, सारे पैसे छीन लिए मेरे। हाँ समझे। और जो मेरे साथ था उसे भी बहुत मारा, और मुझे भी मारा। मेरी गाड़ी के दोनों साइड के शीशे तोड़ दिए, और मैं जल्दी जल्दी निकला वहाँ से। अरे तो मुसलमान यहाँ पे करने क्या आए। नाज़रीन, आइए कुछ और वीडियोस आपको दिखाता हूँ। ये हैं डॉक्टर साहब, और इनका ताल्लुक़ है नागपुर से। नागपुर के सर्जन हैं। इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाया था कोरोना वायरस को लेकर के, जो हालात बने थे उस वक्त। डॉक्टर सतीश सोनार इनका नाम है। अब इनको जो है अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने हेटफुल और फेक न्यूज़ को फैलाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वर्गलाया मुतअस्सिब तंजीमों को। लिहाजा वो इस वक्त माफ़ी मांगने के लिए एक और वीडियो जो है शेयर किया है, जिसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। इनका ताल्लुक़ नागपुर के हैं, नागपुर के सर्जन डॉक्टर हैं, और नाम है डॉक्टर सतीश सोनार। देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहनों को प्यार भरा सलाम और आदाब। मैं डॉक्टर सतीश सोनार, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ नागपुर से। पिछले कुछ दिनों मेरे ट्विटर हैंडल से जो गलत मैसेज गए, जिसके कारण सभी मुस्लिम बंधु और बहनों को जो दुख और चिंता हुई है, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप सबको मालूम है कि देश के अंदर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, और कोरोना से लड़ते हुए भी कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल बना हुआ है। शायद उसके कारण जो भी मेरे ट्विटर से गया होगा, तो उसके लिए मैं दिल से सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं पिछले 12 साल से नागपुर में और नागपुर के सारे आजू बाजू के एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे कम से कम 30 से 40% जो भी मरीज है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, और मैं उनका पूरे दिल से इलाज करता हूँ। आज तक मैं हजारों मुस्लिम भाई बहनों का ऑपरेशन किया है, उनको ठीक किया है, और खास बात है कि मैं उनका इलाज कम से कम पैसे में करने की कोशिश करता हूँ। वाशिम हो गया, कारंजा हो गया, नेर हो गया, अचलपुर, बटनेरा, यहाँ के जो गरीब मुस्लिम बांधव रहते हैं उनका मैं वहाँ के मेडिकल कॉलेज में अटैच होने के कारण वहाँ उनको लेके जाके फ्री में भी इलाज कर चुका हूँ। तो मेरे मन में
मुस्लिम भाइयों के प्रति हमेशा श्रद्धा ही रही है, कभी कोई गुस्सा या कोई ऐसी गलत भावना नहीं रही है। और आगे भी मैं उनका इलाज पूरे दिल से और पूरी इबादत से करता रहूंगा। और मैं बाकी सभी लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमको सबको मिलजुल कर रहना है और देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई भी ना करे। हम सबको कोरोना जैसी महामारी और आगे भी आने वाली जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनको मिलजुल के ही लड़ना है। हम सब हमारा देश सभी धर्मों से बना हुआ है और इसमें हमको बांटने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसको हमको उसके साथ भी मिलके मुकाबला करना है। इसी के साथ मैं आप सभी को आने वाले रमजान ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर है वालिद को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से 1000 किलोमीटर दूर दरभंगा तक ले जाने वाली 13 साला ज्योति की कहानी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से गैर मुतवक्के तौर पर मुसल्लत किए जाने वाले लॉकडाउन का खमियाजा मुहाजिर मजदूर भुगत रहे हैं और अपने आबाई वतन पहुंचने में तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। बस या ट्रेन दस्तयाब ना होने की वजह से मुतादिद मजदूर या प्यादा ही शहरों से अपने गाँव की जानिब रवाना हो गए। जब बहुत से लोगों ने लंबे सफ़र के बावजूद साइकिल का इंतखाब किया तो इसी दरमियान एक 13 साला लड़की ज्योति की कहानी भी मंजर आम पर आई, जिसने अपने वालिद को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा सफर तय किया। ज्योति के वालिद मोहन पासवान गुड़गांव बैटरी रिक्शा वाला चलाते थे और जनवरी के महीने में हुए एक हादसे में उनके पैर में चोट लग गई थी। 8वीं जमात की तालिबा ज्योति तभी से अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ थी। लॉकडाउन के वक्त उनके पैसे खत्म हो गए और मालिक के मकान किराए का मुतालबा करने लगा और मकान खाली करने की धमकी दे डाली। इधर ई रिक्शा का मालिक भी पैसे कमा कर लाने का दबाव डालने लगा। ऐसे हालात में ज्योति ने खुद ही 1200 रुपये की साइकिल खरीदी और अपने वालिद मोहन पासवान को उस पर बिठाकर बिहार के लिए निकल पड़ी। रास्ते में तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई बार तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, मगर ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में ज्योति ने और उसके वालिद को कुछ इमदाद भी हासिल हुई। किसी ने पानी पिलाया तो किसी ने खाना खिला दिया। ज्योति ने कहा कि इसके पास साइकिल से सफर करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने बिहार जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की थी, लेकिन उसने 6000 रुपये का मुतालबा किया। ज्योति ने बताया, मेरे पापा के पास 6000 रुपये नहीं थे, लिहाजा मैं साइकिल से ही जाने का फैसला किया। अगरचे गुड़गांव से दरभंगा तक का सफर बहुत कठिन था, मगर इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। नाज़रीन, आइए कुछ इस लड़की की बातें सुनते हैं और हिंदुस्तान की एक और तस्वीर देखते हैं। एक्सीडेंट हो गया था तो सफदरजंगगंज में हम लोग को ट्रांसफर किया। ये तो पूरा घुटना ही आपका बर्बाद हो रखा है। पूरा फट गया था सर, यहाँ से। किस बोला था, कहाँ से आ रही हो? दिल्ली से आ रहे सर, कुछ खाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी को बोले चलिए पापा हम ले चल रहे हैं आपको, खाने पीने का पैसा नहीं था, इस वजह से बोले पापा हम ले चले चलिए। साइकिल से फिर क्यों लेके आई? तो क्या करते सर, पैसा वैसा नहीं था गाड़ी का, तो साइकिल से लेके आए पापा को। क्या ट्रक वाले पैसा मांग रहे थे? हाँ, ट्रक वाला पैसा मांग रहा, आधा दूध पिलाता तो पैसा मांगता था, इस वजह से बोले नहीं पैसा नहीं, तो चलिए साइकिल से चलिए। कितने दिन लगे? 8 दिन लग गया सर। तो क्या पिता को जो बैठाई हुई थी तो तुमको लग रहा था कि कोई बोझ भारीपन बैठा रहे थे कि मन में खुशी हो रही थी? लग रहा था सर, फिर भी क्या करते, तो लेके आए पापा को, तो अब लेके तो आना ही पड़ता ना, क्या करते पापा को छोड़ के वहाँ पे, इस वजह से हम पापा को लेके चले आए। रास्ते में क्या क्या परेशानियों की दिक्कत सामना करना? रास्ता में कुछ नहीं सर, खाना वाना तो मिलते आया, खाते पीते आए, लेकिन इधर बिहार में आते हैं तो खाना वाना कुछ नहीं, भूखे आए यहाँ तक। यहाँ फिर मम्मी खाना दी आन के। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 13 साल। 13 साल में ये तुमने सोच कैसे लिया कि अपने पिता को तुम दिल्ली से बैठाओगी और यहाँ लेके आ जाओगी? मन में कैसे आ गया ये? सोच लिए सर, तो क्या करूं, पापा का साथ देख के अपना हालत बिगड़ गया तो बोले ले चल गया। पापा का कष्ट आपसे नहीं देखा गया? नहीं देखा गया, इस वजह से हम लेके चले आए पापा को। मतलब आज आपके जज्बे को पूरा मीडिया सलाम कर रहा है
लेकिन पापा के साथ यहाँ पहुँचने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मेरा पापा को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। पापा मेरा सलामत चले आए, हम भी सलामत चले आए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। नाज़रीन, वीडियो सुना आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा। आइए एक और खबर सुनाता हूं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दहशत और लॉकडाउन के दरमियान लोगों का इलाज कितना मुश्किल हो गया है, उसका नजारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिला। एक बुजुर्ग मरीज को 4 घंटे में 3 अस्पताल रेफर किया गया और फिर एम्बुलेंस में ही मरीज की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि कानपुर शहर का करनेलगंज इलाका हॉट स्पॉट एरिया है, जहां 60 साल बुजुर्ग की मौत सांस की तकलीफ के बाद वाक़ हो गई। खबरों के मुताबिक बुजुर्ग का एक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन 2 दिन पहले ही उनकी ताज़ा रिपोर्ट नेगेटिव थी। काबिल जिक्र बात यह है कि मौत से पहले बुजुर्ग को कई घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के दरमियान चक्कर लगाते रहना पड़ा। पहले उन्हें मंधना के रामा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से रामा देवी वाक़ कांशीराम ज्वाइंट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। यहाँ के डॉक्टरों ने बुजुर्ग को हेल्थ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और हेल्थ अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। नाज़रीन, खबर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मतलब ये है कि जो है मरीजों से डरते हुए हॉस्पिटल्स जो है इलाज उनसे मुमकिन अगर हो सकता है या एडमिट कर सकते हैं, इसके बावजूद भी वो जो है मरीजों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं जो डॉक्टरों को ज़ेबा नहीं देता। उनकी जिम्मेदारी खिदमत करना है, तिब्बी इलाज फराहम करना है। मौत और हयात की जिम्मेदारी तो अल्लाह के हाथ में है। ये खुद डॉक्टर्स कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त उनके अंदर इस कदर दहशत बैठा हुआ है कोरोना वायरस का कि जो है ये कोरोना वायरस से ज़्यादा जो है आम बीमारी में लोग इलाज ना होने की वजह से मर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उससे पहले भी मैंने कई खबरें आप लोगों के सामने रखी हैं इस बात को लेकर के। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, मुहाजिर मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के जरिए भेजी गई बसें फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर DND पर खड़ी हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। यूपी की योगी हुकूमत रखना अंदाजी करती हुई नजर आ रही है। मजदूरों को ले जाने के लिए योगी हुकूमत इन बसों को इजाज़त नहीं दे रही है। ऐसे हालात में खुद बहुत सारा बहरान और लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है कि बसें तहाँ सामने खड़ी हैं, बॉर्डर खुल जाए तो जो है उस पर बैठ करके चले जाएं। मजदूर भी हज़ारों की तादाद में इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन देखिए इन मजदूरों की बदकिस्मती कि जिस हुकूमत को चुन कर के लाए थे वो हुकूमत और ख़ुद उन्हीं के इलाके की उन्हीं की रियासत की हुकूमत उनको उनकी ही रियासत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि अगर इस तरह इन बसों से वो जाएंगे तो दूसरी पार्टी का नाम होगा और उनकी पार्टी बदनाम हो जाएगी। सिर्फ इस वजह से रास्तों पर जो है सड़क पर जो है मजदूरों को तड़पते हुए छोड़ा जा रहा है, तपती हुई धूप में। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए। गुरुग्राम में बॉर्डर पार करने की इजाज़त न मिलने के बाद मकामी लोगों ने पालम विहार के पास दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर काफ़ी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नाराज़ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया, जिसकी वजह से इस वक्त सरहद पर हालात कशीदा हो गए हैं। नाज़रीन, अगर इसी तरह के हालात बने रहे, सियासत चलती रही, मजदूरों की भूख और उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ और अपनी ही सियासत में लगे रहे, न जाने कितने दिनों से इसमें वो लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको जो है ये सियासत जीने नहीं दे रही है और ये पार्टियां खुद अपना जो है संभालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन मजदूरों के एहसासात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना उनकी भूख का उनको एहसास है, ना उनकी परेशानियों का एहसास है। ये है हमारी हुकूमतें। अगर हुकूमतों की ये जुल्म ज़्यादती और ये जबर और तशद्दुद अगर जारी रहा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले अय्याम में किस तरह की जो है सूरत हाल बनने वाली है। नाज़रीन, उड़ीसा में 102 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं। ख़तरा बढ़ने का भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक तूफ़ान की आमद का ख़तरे के सिलसिले में अम्फान जिसका नाम बताया गया है, वो जो है पहले ही इसकी इत्तला कर दी गई थी। इंतहाई खौफनाक अंदाज में मगरबी बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया जज़ायर के दरमियान सुंदरबन के करीब बुध को दोपहर तक दस्तक दे सकता है ये अम्फान। राहत की बात यह है कि ओडिशा में तेज़ बारिश और हवा के पेश नज़र समंदरी तूफान पहले से ही थोड़ा काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि अगले दिनों में ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। ओडिशा में सुबह से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। आज बताया जाता है कि यहाँ पर 82 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात IMD के सरबराह यम महापात्रा ने बताया कि तूफ़ान अम्फान की वजह से
165-155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के साथ साथ तेज बारिश होगी, जिससे भारी नुकसान होने का खदशा है। महापात्रा ने कहा कि 1999 में उड़ीसा में आए तूफान के बाद से अम्फान में सबसे ज्यादा शदीद और खतरनाक तूफान हो सकता है। उन्होंने कहा, हम संगीन हालात से दो चार हैं। तबाहकुन हवाओं से आला पैमाने पर तबाही और नुकसानात का खदशा है। देखते हैं कि शाम तक न जाने किस तरह अलग अलग खबरें उड़ीसा से और मगरबी बंगाल से आ सकती हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने पेश करना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ रात में, इस पर और तबसरा भी होगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने सुन लिया तो दूसरों को इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।